मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम हिंदी व्याकरण सीखना शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं, हिंदी ग्रामर। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा प्राप्त होता है। व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। देखिए, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना, तो हमें अब जानना है भाषा क्या है। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। हम जिस सार्थक ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन, माध्यम है। अब सार्थक ध्वनियों का मतलब क्या है? पशु पक्षी कुछ अलग अलग ध्वनियां निकालकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन यह ध्वनियां सार्थक ध्वनि नहीं है। सार्थक ध्वनि का मतलब है ध्वनि जो निकलेगी, आवाज़ जो गले से निकलेगी, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो बोल नहीं सकते हैं वो भी कुछ इशारों से, सांकेतिक भाषा के द्वारा वो अपने मन के भावों को समझाने की कोशिश करते हैं और हम बहुत हद तक समझ भी जाते हैं, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत यह भाषा नहीं है। भाषा के लिए सार्थक ध्वनियों का होना जरूरी है। अब जैसे देखिए और अच्छी तरह समझते हैं, जैसे हम गले से एक ध्वनि निकालते हैं घ और फिर र, दोनों मिलाकर एक ध्वनि निकलती है घर। तो घर का मतलब मकान जहां हम रहते हैं, इसका मतलब यह सार्थक ध्वनि है। लेकिन फिर वही जब हम पहले र ध्वनि निकालते हैं फिर घ, तो दोनों मिलाकर एक ध्वनि निकलती है रघ। रघ कोई सार्थक ध्वनि नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक ध्वनि वही है जिसका अर्थ है और वही भाषा के अंतर्गत आता है। तो अब हम भाषा की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मतलब हमने अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाया, पढ़कर, लिखकर या बोलकर, और आपने मेरे मन के विचारों को समझा, सुनकर और पढ़कर। आपने अपने मन के विचारों को हमें बोलकर और लिखकर प्रकट किए और हमने उसे समझा। तो भाषा के जरिए ही हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, चाहे वह बोलकर हो या लिखकर। व्याकरण में भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपना भाव या विचार प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर उसे समझता है। लिखित भाषा भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपना भाव या विचार प्रकट करता है और दूसरा
पढ़कर उसे समझता है। अब भाषा के संदर्भ में हमें लिपि के बारे में जानना है। लिपि क्या है? लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के जो ढंग होते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब लिखने की बात आती है तब हमें कुछ संकेतों की, कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, कुछ ढंग की ज़रूरत होती है, कुछ विधि की ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। अरबी भाषा की लिपि को अरबी कहते हैं। उर्दू भाषा की लिपि को फारसी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा का ये वाक्य देखिए, आज बारिश हो रही है। यह देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। इसे हम रोमन लिपि में लिख सकते हैं, आज बारिश हो रही है। फिर बंगला लिपि में हम लिख सकते हैं, बंगला भाषा की लिपि बंगला है, इसे हम बंगला लिपि में इस तरह लिख सकते हैं, आज बारिश हो रही है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ, इसलिए इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ, इसलिए इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, असमिया, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, संथाली, सिंधी। अब कुछ बोलियां हैं। बोली किसे कहते हैं, इसे हमें सीखना है। छोटे छोटे समुदायों में, छोटे छोटे जगहों में कुछ लोग अपने खुद की भाषा बना लेते हैं और उसे बोलते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है वो भाषाएं, उसे बोली कहते हैं। भाषा के रूप को जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। तो चलिए, अब तक हमने व्याकरण और भाषा के बारे में जितना सीखा उसका अभ्यास कर लेते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रश्न संख्या 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, भावों के आदान प्रदान के साधन को। प्रश्न संख्या 2, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा के लिखने की विधि को। प्रश्न संख्या 3, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर, मौखिक भाषा। प्रश्न संख्या 4, लिखित भाषा का अर्थ क्या है? उत्तर, विचारों का लिखित रूप। प्रश्न संख्या 5, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न संख्या 6, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? उत्तर, 22। प्रश्न संख्या 7, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? उत्तर, 5। प्रश्न संख्या 8, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? उत्तर, बोली। प्रश्न संख्या 9, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए
निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? उत्तर लिपि। प्रश्न संख्या 10, भाषा का उद्गम किसके आधार पर हुआ? उत्तर ध्वनियों के आधार पर। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।